नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने सीमांत जनपद उत्तरकाशी से लेकर देश की राष्ट्रीय राजधानी तक महिला अधिकारों, बालिका शिक्षा के लिए अद्भुत कार्य किया है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर स्वराज विद्वान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काम बहुत ही अद्भुत है, कमाल का काम है। छोटी उम्र में आपने सामाजिक काम का दायित्व लिया है, तो आप ये बताएं कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, किस तरह से शुरू हुआ? आपका हार्दिक धन्यवाद और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आपने पूछा कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। मैं एक बहुत दूरस्थ गांव की लड़की हूँ और मेरे गांव का नाम वैसे पुराने ज़माने से ही बहुत फेमस गांव है, थोकदारों का गांव है और राजा भी जिस गांव को मानते थे ऐसा मेरा गांव सुप्रसिद्ध गांव है। गांव का नाम ग्राम मालना, पट्टी भंडार सिंह और जनपद उत्तरकाशी, सीमांत गांव है। एक जमाना था जब वो गांव पूरे क्षेत्र में पूरे भंडारियों के नाम से जाना जाता था। वो भंडारी हमारे ही गांव के हैं जिनके नाम से ये भंडार सिंह पट्टी पड़ी। समय बदलता रहता है। हमारे गांव में सबसे पहले जो दिक्कत थी वो सड़क की, पानी की, बिजली की और स्वास्थ्य की। इस कारण से पानी गांव में नहीं था। इस कारण मेरे गांव के जो अच्छे लोग थे, जिनको हम कहें कि धनी लोग थे, रिच लोग थे, वो विस्थापित कर गए वहाँ से। और आज उसी मालना गांव से ठिकरा, बुटियारा, सियालना, मालना, ये 4 गांव प्रॉपर बन रखे हैं। बहुत सुंदर। और जो थोड़ा मध्यम श्रेणी के लोग थे वो गांव में ही रह गए और उनके लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विशेषकर सड़क, जिस कारण से हमारे गांव वालों ने विस्थापन किया, वो सड़क का मसला था। और सड़क कल्याणी से हमारे गांव ऊपर जाना बहुत मुश्किल, बोझा भी पीठ पे ले जाते थे। और 2 किलोमीटर के लगभग वहाँ से बेसिक स्कूल है घटवालदार में, जहाँ पर हम लोग पढ़ने जाते थे। तो आप कह रहे हैं कि शख्सियत तो कुछ नहीं है, मैं ऐसे गांव की एक लड़की हूँ। और हमारे जब मैं पढ़ती थी, पढ़ना तो क्या, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी भी एक प्रधानाचार्य है और जो सामाजिक कार्यों की प्रेरणा है हमें उन्हीं से मिली। लोग हमारे पास, पिताजी के पास पहले से ही लोग आते थे कि गुरुजी इस काम का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो हमें भी वहीं से बचपन से उनको देख के लगा कि हम लोगों को भी लोगों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन शिक्षा के लिए मैं घर में, क्योंकि मेरे चाचा पिताजी संयुक्त परिवार था और दोनों के बच्चे, मैं अपने घर में सबसे बड़ी लड़की थी। और दोनों परिवारों के बच्चे, उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी। और ये हमारे पहाड़ में बोलते ना गढ़वाला, गढ़वाला, तो मैं गढ़वाली थी, बच्चों को संभालने वाली। हाँ, मैं बच्चों को संभालने वाली, जिसको आज के जमाने में लोग आया जैसी होती है लड़की है, देखभाल करने वाली। तो मैं बच्चों को देखने वाली, अपने चाचा के बच्चों को भी, अपने भाई बहनों को भी, सबको देख रेख वाली मैं। तो जब लोग स्कूल जाते थे प्रेम जी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे ये बेचारे स्कूल जा रहे हैं, मैं कब जाऊंगी स्कूल। मैं 10-11 साल तक स्कूल नहीं गई, आपको ये बताना चाहती हूँ। पिताजी पर्वत में ड्यूटी थी, तो वो भी प्रॉपर हमारा उतना वो नहीं कर पाए। तो घर के लोगों ने ऐसा रखा था कि छोटे भाई बहनों की आप देख रेख करो, और घर के लोग जो है, चाचा पिताजी दोनों कर्मचारी थे, चाची, मेरी माँ, ये खेतों में पड़े रहते थे और मैं बच्चों की देखभाल करती थी। तो जब स्कूल के बच्चे घर आते थे, उस समय जब वो भोजन करते थे दिन में आकर के, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसी जेल में पड़ी हुई हूँ। ये बेचारे कितने अच्छे हैं, पढ़ाई भी कर रहे और घर आकर के भोजन, चाय पानी, उनका प्रॉपर टाइम टेबल है। तो एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ। मेरी एक बुआ है, एक परिवार हमारा ही बांधू गांव में रहता है। मेरी एक बुआ है, कमला बुआ, मेरी एज की।
वो स्कूल जाती थी, बांदू से वो गटवालदार में स्कूल आती है। पैदल हाँ, 8-9 गांव का एक ही स्कूल था गटवालदार में। तो हमारे गांव के नाम से वो स्कूल था, लेकिन उस गांव में पुजियार गांव, बांदू, लोलदा, हरेती, जिनेत, पैंथर, पटारा, इतने सारे बच्चे वहाँ पढ़ते, जखारी, नैडा, अच्छा। सारे लोग उस विद्यालय में आते थे। तो मेरी बुआ भी आती थी। तो मैं फर्स्ट दिन जब स्कूल गई तो आपको हंसी लगेगी, मैं भाग के गई घर से। अच्छा। और भाग के गई स्कूल के लिए नहीं, देखने के लिए कि मेरी बुआ कैसे पढ़ती है, कैसे स्कूल पढ़ती है। तो मुझे लगा कि मैं स्कूल तो जा रही हूँ, लेकिन मेरी फ्रॉक गंदी है। तो मैंने अपनी माँ का ब्लाउज पहन लिया और नीचे से पैजामा पहन लिया, और ब्लाउज और पैजामा और शॉल लेके स्कूल चली गई। अब वहाँ जितने भी लोग थे, बच्चे थे, बहुत सुंदर, वो सब मेरे को देख करके अचंभित हो रहे थे। तो मैं अपनी बुआ से इंटरवल के टाइम पे मिली और फिर मैं घर चली गई। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। 3-4 बार मैं और भी स्कूल गई, लेकिन जब मेरे दादाजी को पता चला तो मेरे दादाजी, तब जब मैं 3-4 बार ऐसे चली गई तो वहाँ जो टीचर थे उनको मेरे से बड़ा स्नेह होने लगा, और वो मुझे बहुत अच्छे ढंग से वो करते थे कि ये लड़की होशियार है। अच्छा। और वो बोलते बेटा तुम स्कूल आओ। मैं कहती ठीक है गुरुजी, मैं आऊँगी स्कूल, लेकिन घर से छुप के जाती थी, कभी 1 सप्ते में, कभी 2 सप्ते में। अब जब दादाजी को पता चला कि ये तो स्कूल जा रही है, हाँ। तो दादाजी उतनी दूर, गांव से 2 किलोमीटर दूर, वहीं गांव में स्कूल में आते हैं। और वहाँ जो हमारे एक जुयाल गुरुजी थे, अच्छा। यहीं देहरादून के, तो उन्होंने जब दादाजी को बोला कि बाबा जी लड़की बहुत होशियार है, इसको पढ़ने दो, क्यों नहीं स्कूल भेजते हैं। अच्छा। तो दादाजी ने उनके साथ जो झगड़ा किया, क्या इंदिरा गांधी बनेगी ये? अच्छा। क्या करेगी पढ़ लिख के? गांव में सामान्य बोलचाल, इंदिरा गांधी बनेगी क्या पढ़ लिख के? तो मेरा भाग्य तो तब खुला जब मेरे चाचा जी का, वैसे हम उम्र थे, लेकिन 1-2 साल बड़ी मैं उनसे थी, 2-3 साल में बड़ी थी सब भाई बहनों में से। तो जो मेरा भैया है वो जब स्कूल जाने के लिए हुआ तो उसके साथ तब मुझे स्कूल भेजा गया। और मैंने आपको मैं बता देना चाहती हूँ, मैंने 1 से और 5 तक एक ही साल में पूरा किया। कक्षा 1 से 2-4 5 तक की पढ़ाई 1 साल में निपटा दी। 10-15 दिन 1 में रही, 1 महीने 2 में रही, 2 महीने 3 में रही, 3 महीने 4 में रही, और सीधे बोर्ड की परीक्षा 5 की। और मेरा ये इतनी मेहनत मैंने की कि मैं स्कूल आ गई हूँ। उस समय सेंटर वो बोर्ड होता था 5वीं का, हाँ। और उस समय मैंने न्याय पंचायत स्तर पर सेंटर टॉप किया, जबकि एक ही साल में। बहुत सुंदर, आपने टॉप किया है। जैसे आपने अपने क्षेत्र के बारे में परिचय दिया, तो आपके क्षेत्र में बालिका शिक्षा को लेकर बड़ा कंट्रोडिक्शन था, और जो बड़े लोग थे, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, वो अपनी बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे। तो एक शिक्षक की बेटी होने के नाते, और शिक्षक की बेटी को अगर संघर्ष करना पड़ा, तो जो अन्य आपके दोस्त थे उनको कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, ये कोई अनुभव है आपका आपके पास? बिल्कुल। बालिका शिक्षा के लिए वास्तव में हमारे क्षेत्र में ये लोग बोलते थे कि जैसे लड़की ने पढ़ाओ लड़की को, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ाएं। अच्छा। 8 तक पढ़ाई कराओ, उसके बाद ससुराल भेज दो। तो ये जो संभ्रांत परिवारों की बच्चियां होती थी, वो 8 तक पढ़ती थी, और 8 के बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। अच्छा। जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो भगवान की कृपा से मेरा आगे 8 तक मैंने वहीं अपने गटवालदार मालना में पढ़ाई की, और फर्स्ट आए प्रत्येक क्लास में मैं प्रथम स्थान मेरा आता था। तो जब मैं 9th में ब्रह्मखाल जाना था, तो वो हमारे गांव से 12 किलोमीटर दूर है। तो एक बार तो घर में मना हो गया था कि अब 8 तक पढ़ लिया, अब ब्रह्मखाल जाएगी तो भाई बहनों का डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर मेरे पिताजी ने क्या सोचा कि डिस्टर्ब क्यों होगा, हम बच्चों को सबको वहीं शिफ्ट कर दो, बाजार में ही शिफ्ट कर दो। लेकिन वो 9th क्लास तक, जब मैं 9th में मैंने प्रवेश लिया, वो भी मेरे लिए बहुत संघर्षमय रहा, क्योंकि साथ में मेरे भाई बहन भी थे। उनका टिफिन तैयार करना, उनके कपड़े तैयार करने, उनको भी तैयार करके फिर अपने आप स्कूल जाना, उनके कपड़े धुलना, सारी चीज़ें उनको भी तैयार करना, अपने आप भी तैयार करना, अपनी भी पढ़ाई करनी। तो जो मेरे शिक्षक थे वहाँ के, उन्होंने जब मेरी माँ के लिए बोला कि तुम्हारे खेत कहाँ जा रहे, ये लड़की बहुत होशियार है पढ़ने में, तुम वहाँ बच्चों के साथ रहो, तुम खाना उना बना लोगी तो ये और पढ़ाई कर लेगी अपनी। तो उनके बोलने से फिर मेरी माँ जी भी ब्रह्मखाल आ गई, फिर मुझे बहुत राहत मिली। लेकिन
मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बरमखाल छोटी जगह है, अभी भी छोटी जगह थी, उस समय तो और भी छोटी जगह है, और हॉस्पिटल भी वहीं, स्कूल भी वहीं, चक्की आटा पीसने वाला भी वहीं आ रहा, तेल लगाने वाला भी वहीं आ रहा। तो मेहमानों का इतना वो होता था, सोशल फैमिली थी हमारी, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती थी। फिर भी मैं रात को पढ़ने के लिए टाइम निकालती। बड़ा सुंदर। तो ये सारा अनुभव आपको आया है। हाँ, लेकिन 20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। हाँ। तो आप क्या मानते हैं तब 20 साल पहले क्या स्थिति रही लड़कियों की, और आज जो आप इतनी संघर्ष करने के बाद आप इस प्लेटफॉर्म पे राष्ट्रीय राजधानी में और राष्ट्रीय फलक पर आपका एक नाम है डॉक्टर स्वराज विद्वान, तो आज स्वराज विद्वान क्या देख रहे हैं, मतलब कितना परिवर्तन देख रहे हैं, कितना खुशहाली दिख रहे हैं आपको? जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परिवर्तन वास्तव में बहुत आए हैं। मैं वहाँ से इंटर करने के बाद फिर भी संघर्ष मेरा खत्म नहीं हुआ जी। फिर तो कंफर्म हो गया था कि इसको आगे जो है अब प्राइवेट पढ़ो, बढ़िया हो गया। पर इंटर तुमने कर लिया, इतनी बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन मैंने अपना संघर्ष जारी रखा, मैं पढ़ना चाहती थी, और मैं वहाँ से उत्तरकाशी गई। कुछ दिन अपने मेरे एक माता जी के मामा जी थे, पीडी आर्य जी, उनके घर पे रही, और फिर उनके घर से मैं माता ब्रह्मज्योति के यहाँ गई, जहाँ मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई हुई। उन्होंने मेरा जीवन बदला है। इन दो लोगों ने, एक पीडी आर्य जी और एक माता ब्रह्मज्योति जी। अच्छा, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई उनके साथ रहकर, उनके सानिध्य में। लेकिन क्या है, भगवान को पढ़ाई में मैं अच्छी थी, भगवान को ये मंजूर था कि मैं सामाजिक क्षेत्र में आऊँ। जब मैं उत्तरकाशी में गई, तो उत्तरकाशी में जाने के बाद, क्योंकि मैं पहले से ही 9th क्लास से ही, मैं 8th क्लास से ही भाषण प्रतियोगिता में, वाद विवाद में, कविता पाठ करने में, स्कूलों में भाग लेती थी। कॉलेज में भी मैंने वही किया। तो कॉलेज में बहुत सारे अधिकारी लोग आते थे, वहाँ के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि। पर इसको आप जरूर बताएं, क्योंकि उत्तरकाशी में बड़ी चर्चा है कि स्वराज विद्वान, डॉक्टर स्वराज विद्वान तो अब है, लेकिन स्वराज वो स्वराज नहीं जो भाषण देश और दुनिया में जिसके भाषण है। तो वही मैं बोली। हाँ। जब भी मैं स्पीच देती थी तो लोग स्थिर हो जाते थे, दूर दूर से लोग इकट्ठे हो जाते थे सुनने के लिए। और प्रतियोगिताओं में मैं हमेशा फर्स्ट सेकंड आती थी। मैं प्रदेश स्तर पे भी प्रथम आई। तो इससे मेरा परिचय, सामाजिक स्तर मेरा बढ़ गया, और लोग मुझे जगह जगह, अधिकारी लोग गोष्ठियों में बुलाने लगे, कार्यशालाओं में मुझे बुलाने लगे, तो मेरा परिचय सबसे हो गया। इस नाते मैं हमेशा उन अधिकारियों से लोगों के छोटे छोटे काम, किसी की पेंशन लगानी, किसी बच्चे की वजीफा दिलानी, किसी की फीस माफ़ करानी, किसी को ड्रेस दिलानी, किसी की किताबों की व्यवस्था करानी, कि इस तरह के काम मैं पहले से ही 9th क्लास से करने लग गई थी। तो जब मैं उत्तरकाशी गई तो मेरा काफ़ी सामाजिक क्षेत्र में वो दायरा बढ़ गया था, पढ़ भी रही थी। तो उस समय उत्तराखंड के प्रथम जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए पंचायतों के, और पंचायत चुनाव में कुछ स्थिति ऐसी बनी कि मैं BA सेकंड ईयर में थी, महज 21 साल 20 साल मेरी एज थी। अच्छा। और मैं BA सेकंड ईयर में पढ़ रही थी कि लोगों ने मुझे दबाव करना शुरू कर दिया कि नहीं, जिला पंचायत लड़ो। सीट सामान्य थी, महिला के लिए रिजर्व सीट नहीं थी। अच्छा। लेकिन सामान्य सीट पे भी लोगों ने बोला कि नहीं, स्वराज विद्वान को लड़ाओ। अच्छा। एक अच्छी युवा है, वो यहाँ आकर के बहुत अच्छे काम कर सकती। अभी वो लोगों की इतनी, क्या उन दिनों आप नेहरू युवा केंद्र में काम करते थे? हाँ, मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद में नेहरू, वहाँ उत्तरकाशी आकर के पढ़ाई के दौरान ही मैं नेहरू युवा केंद्र में लग गई थी। अच्छा। और नेहरू युवा केंद्र में काम करने के कारण मेरी प्रत्येक गांव में युवाओं का समूह बन गया था। मेरे साथ प्रत्येक गांव के, अपने जनपद के 12-12, 15-15, 21-21 लड़के जो मेरी टीम में होते थे, वो यूथ, प्रत्येक गांव से मेरी एक टीम युवाओं की थी, जिनके मैं बहुत सारे काम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से कराती थी। कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, कहीं शिविर लगाना हो गया, तो NYK की तरफ से भी मुझे बहुत हेल्प मिलने लगी। और जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आया तो इस कारण भी, आपने सही प्रश्न किया कि आपको याद है कि मैं NYK में काम करती थी, तो इस वजह से भी, क्योंकि लोगों ने मुझे नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम में और अन्य सामाजिक गतिविधियों में देखा था, इसलिए लोगों ने बोला कि नहीं, अभी चाहे सामान्य सीट है, स्वराज विद्वान को चुनाव लड़ाओ। भाई साहब, जब मैं चुनाव लड़ी तो भगवान की और जनता जनार्दन की ऐसी कृपा हुई कि मैं सबसे छोटे उम्र की लड़की पूरे प्रदेश में, जो जब पर्चा भरते हैं तो पूरे अखबार पे भी आया कि सबसे छोटे उम्र की लड़की है।
और मैं चुनाव जीती आप? सबसे अधिक मतों से जीती। अच्छा। और जितने 4 लोग मेरे साथ 5 लोग लड़ रहे थे जी। 4 लोगों की जमानत जब्त हुई। बहुत और सुंदर। आज तक भी मेरा किसी ने रिकॉर्ड पंचायत में तोड़ा नहीं है। आज तक जो वोट मुझे पड़े इतने वोट किसी पर को नहीं आप पड़े। आइडल हैं उत्तरकाशी में, आपको रोक रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद मैंने जी। पंचायत का मैं फाइनल कर दूं, फिर आप आगे बढ़ना। जी। पंचायत चुनाव जब मैं लड़ी तो पूरे प्रदेश में चर्चा हो गई, इतनी छोटी लड़की है, उसने तो प्रचंड बहुमत से जीत गई है। और मैं राजनीतिक अनुभव नहीं था मुझे, छोटी उम्र थी, तो मैं कुछ मतों से मैं पीछे रह गई, हार तो गई। ये हम बात करेंगे बाद में। आपको मैं रोक रहा हूँ कि ये सब आप आगे बढ़ रहे थे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। कॉलेज में स्वराज विद्वान, समाज में स्वराज विद्वान, स्वराजी विद्वान, है ना, स्वराजी विद्वान। लेकिन एक शिक्षक की बेटी और पूरे परिवार के रिलेशनशिप में ऐसा बहुत ज़्यादा लगा होगा कि अब ये आगे बढ़ गया, अभी सरकारी नौकरी करेगी। तो आपका यहाँ पर विरोध नहीं हुआ कि आप सही कह रहे हैं, सरकारी नौकरी करने में, और आप दूसरे कामों में लग गए जिसमें बेरोजगारी ज़्यादा आती है? नहीं, पहले तो मेरे पिताजी ने मुझे प्रोत्साहन किया। जब मैं सामाजिक काम करती थी तो उनका कहना था कि जितना हो सके सोशल वर्क करो, लेकिन वो भी चाहते थे कि मैं सरकारी सेवा में जाऊं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मेरा जिला पंचायत मेंबर का कार्यकाल खत्म हुआ कि जिला अध्यक्ष बन गई, और आज तक किसी को ये बात पता नहीं है। मैंने अपनी जी आप मैं ये कहना चाह रहा था कि आप तो आइडल बनी गए, लेकिन आपने ठान लिया था कि आप सामाजिक कार्यकर्ता ही बनेंगे, समाज सेवा के लिए काम करेंगे। वही मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि मैं MA, डबल MA, PhD और B.Ed, LLB का मेरा लास्ट सेमेस्टर छूट गया था, कंप्लीट नहीं हो पाई। उसको करेंगे आप? मैं देखती हूँ, कोशिश करूंगी। जी। लेकिन मैंने B.Ed भी कर लिया था। उस समय जब छोटी थी तो मन ये था कि टीचिंग में जाऊंगी। जब बहुत छोटी थी तो बेसिक टीचर बनने का ख्वाब था। बड़ा ख्वाब था? फिर नहीं, छोटा सा ख्वाब था, बेसिक टीचर बनना है। जब डिग्री कॉलेज में गई तो मेरा ख्वाब बढ़ गया था कि अब मैं डिग्री कॉलेज की मैम बनूंगी। अच्छा, तो आपने छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ा? नहीं लड़ा, नहीं, दूसरों को लड़ाया, और जिनको लड़ाया वो जीते। और मैं आपको आज सबको ये बता रही हूँ कि 2010 में मैं जिला अध्यक्ष बनी और 12 में मैं ELT में निकल गई थी। अच्छा। लेकिन मैंने घर वालों को, आज तक भी मेरे घर वालों को मालूम नहीं। अब तो पता चल गया, टेलीविजन में देख रहे हैं। मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को पता नहीं कि इसने ELT निकाल दिया था, और ये समाज सेवा करने के कारण अच्छा। ये उस तरफ गई नहीं। तो आप सही कह रहे हैं, लोगों को था कि ये किसी बड़ी पोस्ट में जाएगी सरकारी नौकरी में, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं समाज सेवा करूंगी। आपको तीलू रौतेली सम्मान, नारी शक्ति सम्मान, उत्तराखंड की पहली युवती जिसको भारत सरकार ने नारी शक्ति सम्मान दिया है, और तमाम बहुत सारे सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 20-21 साल की उम्र में आपको मिल गया है। आज आपको आप इस बीच अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? कैसा फील हो रहा आपको? देखिए, कोई भी पुरस्कार जब किसी को मिलता है तो उस पे और ज़्यादा काम करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2006 में पंचायत में अच्छा काम करने के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा काम करने के लिए मुझे उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, बिल्कुल, तीलू रौतेली पुरस्कार मिला। बिल्कुल। फिर मैंने अपनी सेवाएं, क्योंकि मैंने ये मन में ठान लिया था कि जब किसी को सम्मान और पुरस्कार मिलता है तो उसको दोगुनी ऊर्जा से काम करना चाहिए। फिर मैंने दोगुनी ऊर्जा से जो काम किया, और जो आपने बोला, नेहरू युवा केंद्र में मैंने जो यूथों की टीम जोड़ी और जगह जगह जाकर युवाओं का मोटिवेट, युवाओं को किया, जागरूक किया, उसके लिए मुझे भारत सरकार से 2008 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और तब भी मैं चुप नहीं बैठी, मैं काम करती रही, समाज का काम मैं करती रही, निरंतर समाज के बीच में रही। लोगों के घर सुख दुख में मेरा आना जाना अभी भी बना रहता है। लोगों के छोटे मोटे काम मैं पहले ही कर लेती थी। तो फिर महिलाओं के साथ काम करने के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा काम करने के लिए मुझे नारी शक्ति, भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड मिला। बिल्कुल। जिसके लिए मैं आप लोगों की भी आभारी हूँ, क्योंकि प्रेस के माध्यम से भी मेरा बहुत प्रचार हुआ। जब मुझे तीलू रौतेली और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला तो
प्रेस के पत्रकारों ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, वो भी मेरा बार बार उठाते रहते थे। तो इसलिए मुझे राष्ट्रीय युवा फिर नारी शक्ति अवार्ड मिला। और नारी शक्ति अवार्ड ऐसा अवार्ड है जो उत्तराखंड में पहली बार स्वराज विद्वान को मिला। बिल्कुल, सीमांत जनपद उत्तरकाशी का बिल्कुल अंतिम गांव, और हिमालय, उसके बाद दूसरा देश लग जाता है, और पहला जिला हमारे देश का पहला डिस्ट्रिक्ट, हमारे देश का पहला डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ से निकलती हुई एक लड़की और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की एग्जीक्यूटिव मेंबर हो जाती है। तो आप ये बताइए, वो तो 3 साल का सफ़र आपका रहा और लंबा सफ़र आज भी आपका वहाँ पर है, कोई खास उपलब्धि है क्या इस बीच? ये तो पूरे देश में काम करने का आपको मौका मिला। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन ये पुरस्कार वाली बात मैं पूरी कर, हाँ उसको पूरी कीजिए। कि महिला नारी शक्ति अवार्ड मिलने के बाद फिर विभिन्न लोगों ने, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने, पहले से ही लगभग 150 से ज़्यादा पुरस्कार मेरे पास है जो बड़े बड़े मंचों पे मुझे मिले हैं। बिल्कुल। जब मुझे तिलू रोतेली और युवा पुरस्कार मिला, तभी से समाज के लोगों ने जगह जगह मेरा सम्मान किया। मंगला माता जी, भोले महाराज जी, इन लोगों ने भी मेरा सम्मान किया। और चुनाव आयुक्त, भारत सरकार के चुनाव आयुक्त ने भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, उसमें उन्होंने देश की विशिष्ट महिलाएं बुलाई थी, तो उसमें उन्होंने मुझे सम्मानित किया नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत इसके सुंदर, अलावा मुझे समरसता में काम करने के लिए भी जी राष्ट्रीय समरसता अवार्ड मिल चुका है। बिल्कुल। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में रही है, और तब पहले स्वराजी विद्वान थे और अब डॉक्टर स्वराजी विद्वान हैं, और जो पूर्व सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हैं। तो आपके सफ़र के कोई खास अनुभव या कोई खास उपलब्धि है, क्योंकि आप देश पे जो दिखाई देते हैं? देखिए प्रेम जी, ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है जी, ये एक संवैधानिक आयोग है। बिल्कुल। और वहाँ पर काम करना, मैं तो एक सीमांत जनपद उत्तरकाशी की बेटी हूँ जी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी भी देशवासी के लिए वहाँ पर काम करना गौरव की बात है। बिल्कुल। और उपलब्धियों की यदि मैं बात करूँ तो मैं समझती हूँ कि 3 साल पूरी तरह से मेरे उपलब्धियों भरे रहे। मैंने वहाँ पर बहुत काम किए, जाते ही फर्स्ट दिन से ही मैं वहाँ पे काम करने में लग गई थी। और जो आप बोल रहे हैं कि कोई खास घटना, हर एक घटना मेरे लिए खास होती थी। जाते ही मैं, एक घटना ऐसी थी कि जिसने मेरे को झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल, दर्शक सुनना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब मैं फर्स्ट दिन ऑफिस गई, उसके बाद काम तो मैंने कई किए, समय लगेगा तो मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन ये फर्स्ट घटना, जब मैं फर्स्ट दिन आयोग के ऑफिस में गई तो एक छोटी सी न्यूज एक पेपर पे छपी थी, बहुत छोटी न्यूज। उसमें लिखा हुआ था कि हिमाचल में मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक अंधी लड़की के साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। और जब मैंने वो न्यूज देखी तो मुझे बहुत अंदर से बहुत खराब लगा, क्योंकि हम वैसे भी पहाड़ के हैं, निर्मल मन के हैं, स्वच्छ मन के, ऐसी घटनाओं से तो हमें बहुत, हम सहज नहीं रह पाते, वो भी अंधी लड़की। तो मैंने उसी समय अपना कार्यक्रम बनाया। मैंने कहा मैं मंडी जाऊंगी स्वयं। हाँ, मैंने कहा मैं दौरे पे मंडी जाती हूँ, मैं उस लड़की को मिलके आती हूँ। तो वहाँ से आयोग से मेरा कार्यक्रम बना। तो रात के लिए जब मैं चंडीगढ़ पहुँची तो चंडीगढ़ में वहाँ की सरकार ने मुझे रोकने के बहुत प्रयास किए, तामझाम किए। सारे वहाँ कमिश्नर, डीएम सब आ गए कि मैडम सब कुछ वहाँ ठीक हो जाएगा, हम आपको रिपोर्ट भेज देंगे, आप प्लीज़ वहाँ मत जाइए, वो बहुत खतरनाक इलाका है, वहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा मैं पहाड़ की, वहाँ से भी दूर रहने वाली हूँ मैं। उत्तरकाशी तो वहाँ से भी बहुत दूर है। मैंने कहा मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है, मैं जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि अभी तो रात हो गई है, सुबह चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, सुबह चलेंगे। सुबह जैसे मैं सबसे पहले तैयार हो गई तो डीएम एसपी मुझे वहाँ रिसीव करने आए। उन्होंने फिर भी मुझे डराया कि मैडम एक बार सोच लो, बहुत खतरनाक इलाका है, लेडीज के जाने के लिए बहुत दिक्कत है। हाँ। मैंने कहा जहाँ इतनी दिक्कत पहले से हो गई है तो मेरे साथ क्या दिक्कत हो सकती है, आप तो है मेरे साथ सभी। बिल्कुल। मैंने कहा तुम नहीं आते तो रहने दो, मैं तो जाऊंगी। हाँ। और मैंने गाड़ी उठाई, मैं सारे लोग मेरे पीछे लग गए। हाँ। भाई साहब, जब मैं गांव में गई तो गांव पूरा छावनी बन रखा, पुलिस सारे गांव में पुलिस लग रखी। मैंने कहा क्या हो गया? हाँ।
इतनी पुलिस क्यों है? हाँ बिल्कुल। सारा गांव पुलिस दिख रही थी, पुलिस की टोपी। तो जब मैं उतरी तो मैंने सबसे पहले बोला मैं उस लड़की को मिलो। हाँ। तो जब मैंने उस लड़की की कहानी सुनी तो मैं फूट फूट कर रोने लगी उसके साथ ही। मैं सब उस लड़की को मिली, डरी हुई बिल्कुल लड़की, 16-17 साल की लड़की थी, नाबालिग बच्ची, और जन्मांध, और ऊपर से परमात्मा ने उसके साथ इतना खराब किया, उसके माता पिता बचपन में मर गए। वो अपने चाचा के साथ रहती थी, और चाचा भी चंडीगढ़ में 2 महीने पहले चाचा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब उसके पालन पोषण करने वाले, उसको देखभाल करने वाले सिर्फ उसके बूढ़ा दादी दादा और एक चाची। तो वो घर उनका सड़क के नीचे, वो सड़क पे आ रखी थी, और गांव के ही वहीं के क्षेत्र के 2 लड़कों ने उसका हाथ पकड़ा कि बहन हम तेरे को तेरे घर पे छोड़ देते, अंधी है तो देख नहीं रही, घर पे छोड़ देते। अब उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसके घर में नहीं ले गए, वो किसी वीरान घर में ले गए, और उसकी चाची उसको पूरे घूम रही कि कहाँ गई, ढूंढ रही है। तो चाची ने जब ढूंढा तो उन्होंने उस लड़की को अर्धनग्न अवस्था में वहीं छोड़ दिया, अपने आप फरार हो गए वहां से। जो उस लड़की ने मुझे बताया कि मैम ऐसा हुआ मेरे साथ। तो जब वो अपनी बात बता रही थी तो मुझे उसको देख करके ही रोना आया पहले, फिर उसके साथ जो विधाता ने किया उसको देख के रोना, और फिर जो मनुष्यों ने किया उसके, तो उससे मुझे बहुत कष्ट हुआ कि जो इंसानों ने किया। और देवभूमि बोलते हैं उत्तराखंड को और हिमाचल को, बिल्कुल देवभूमि बोलते हैं। तो वो ठीक नहीं था, इतना खराब। तो एक्शन हुआ, इसमें एक्शन हुआ, गांव के सारे लोग इकट्ठे हो रखे और डरे हुए। फिर मैंने लोगों को पूछा कि तुम लोग क्यों, कि आप बताओ, सारे लोग बताओ क्या ठीक हुआ है, ये जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा? सबने एक स्वर में बोला कि बहन जी ये तो बिल्कुल गलत हुआ, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप हम सबको पकड़वा रही है, आप हमें जेल डालने के लिए आई है यहाँ। अच्छा, उनको ये डर लग रहा था कि अब हम सारा गांव जेल जाते हैं, इसलिए वहाँ इतनी पुलिस और इतना ताम झाम लगा हुआ था। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और तुम निर्दोष लोग हैं, तुम इसकी मदद करने के लिए आगे क्यों आप नहीं थोड़ा एक्शन हुआ इसमें? एक्शन हुआ, तुरंत FIR दर्ज हुई, तुरंत दूसरे दिन जो दोषी थे दोनों, वो उनको जेल हुई, और उस पे पॉक्सो एक्ट लगा और SC ST एक्ट लगा, और उस लड़की को 8,25,000 रुपए मुआवजा दिला के मैंने विभिन्न सामाजिक संगठनों आपको रोक रहा हूं मैं कि आप आयोग में रह करके इतने बड़े बड़े फैसले आपने लिए हैं, और आप पूरे देश में महिलाओं को मिलती हैं कि चलते चलते, क्योंकि समय की नज़ाकत को देखते हुए आज महिला समानता को लेकर आपका क्या नज़रिया है आज के दौर में? पहले की अपेक्षा जी महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार है जी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सरकार के द्वारा इतना प्रयास करने के बावजूद भी जी, मोदी जी भी रात दिन लगे हुए हैं नारी बंधन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जी, लेकिन फिर भी कुछ तो सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी आज दूरस्थ गांव में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। आज भी वो विभिन्न कुप्रथाओं की शिकार है। पूरे भारतवर्ष की बात कर रही हूँ मैं, कहीं घूंघट है तो कहीं उसके लिए प्रताड़ना है, तो कहीं हमारे पहाड़ों की बात करो तो 4 बजे सुबह उठ जाती है, और सबसे वो एक मतलब परमानेंट लेबर है घर की, 4 बजे सुबह उठ करके सबसे 12 बजे रात 1 बजे रात उसने, तो मतलब महिला सुरक्षा, महिला अधिकारों के लिए भी हमें और काम करने की जरूरत है। अंत में कोई मैसेज है तो आप बता दीजिए, जो आपके मन में एक छोटा सा मैसेज उद्गार आ रहा है, आप बता दीजिए। ये है, महिलाओं के लिए भी है और युवाओं के लिए भी है, सबके लिए मेरा ये कहना है कि हम सरकार इतना प्रयास कर रही है। अभी मैं खुशी से बता रही हूँ कि महिला आरक्षण बिल भी पास हो गया है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। दूरदर्शन के माध्यम से सभी दर्शक भी सुन रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि चलते चलते एक मैसेज, मैं अपने विशेषकर अपने उत्तराखंड के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने गाँवों में जरूर आओ। आप नौकरी के चलते या शिक्षा, बेटियों को स्कूल जरूर पढ़ाओ, शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जा रखे हैं, लेकिन साल में 2 बार जरूर घर आओ, और आप बाहर जा रखे हैं, आपको मुबारक है,
शुभकामना है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अपने आज बच्चों हमारे को, बिल्कुल, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। बिल्कुल अच्छी शिक्षा दो। डॉक्टर स्वराज विद्वान और से आप- बातचीत करने के बहुत सारे मौके हैं और हम दोबारा आपको बुलाएंगे। माफ़ी चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपका अनुभव और आपकी योग्यता और आपका काम राष्ट्रीय फलक पर चमकता है। और आज की मुलाकात में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम किसी दूसरी शख्सियत से आपको मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।